हाँ जी भाइयों, क्या हाल है? चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त एक सही वीडियो है ये। बहुत कम टाइम में हम कवर करने वाले 3 एस्से, 315, 320 और 330 एक साथ। ओके, तो हेडिंग है मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, आओ भाई, तो बताते हैं बढ़िया चीज। देखो, इसके अंदर टोटल 3 एस्से कवर होंगे मेरे। पहला जाएगा तो तुम्हारा आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम through understanding entity and its environment and internal control. Okay. Second is materiality in planning and performing an audit. And third is auditor response to assessed risk. देखो सुनो, तुम्हें एक थोड़ा सा थीम दे देता हूँ। थीम क्या है भाई? थीम बहुत सिंपल सा है बॉस। देखो यार, तुम रिस्क असेस करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है, लेकिन द मेन थिंग इज तुम्हें दिमाग में ये चीज लेके चलनी है कि यार भाई, काम मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल एज इन, देखो मटेरियल चीज कोई छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, और सारे एस्पेक्ट कवर हो जाने चाहिए ना। व्हाट इज मटेरियल बेसिकली? ये देखो, मटेरियल का मतलब वो, मटेरियलिटी की डेफिनेशन ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी। किसी के लिए कुछ मटेरियल डिफाइन होगी, किसी के लिए कुछ मटेरियलिटी डिफाइन होगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मटेरियलिटी डिफाइन करने के, ठीक है। द मेजर सबसे बड़ा चंक होता है अमाउंट, ठीक है, पैसा कितना इन्वॉल्व है, राइट। सेम वे और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कई होते हैं गवर्नमेंट की क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की कहते हैं इन्वॉल्वमेंट कितनी है, नॉन कंप्लायंस हो गया तो क्या पेनल्टी हो सकती है, पोटेंशियल पेनल्टी, ठीक है ना। तो उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अपन जो है ये चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बेस पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई असेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिर्फ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेस करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है ना। देन अब जो तूने रिस्क असेस कर ली है उसका रिस्पॉन्स, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा ब्रीफ। आओ शुरू करते हैं। तो देखो भाई, मटेरियलिटी दोनों में चाहिए, प्लानिंग में भी चाहिए, परफॉर्मिंग में भी चाहिए। ओके, नाउ concept of materiality is applied by auditor both in planning and performing the audit and in evaluating the effect of identified misstatement on audit and of uncorrected misstatement। मतलब देखो भाई, प्लानिंग और परफॉर्मिंग में लगेगी और इवेल्युएट करने में लगेगी कि इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स ऑन ऑडिट, मतलब जो मैंने मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी उसका इफेक्ट कितना है, एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी ऑन फाइनेंशियल एंड इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखो भाई, सीधी सी बात है, हर एस्पेक्ट में, एवरी एस्पेक्ट में तुम्हारा मेटीरियलिटी लगेगा ही लगेगा। प्लानिंग में लगेगा, परफॉर्मिंग में लगेगा, तुम्हारा जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट करी उस पर लगेगा, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रहेगी उस पर लगेगा, राइट। अगर वो मटेरियल है तो भाई तो फिर तो अपना ओपिनियन उस हिसाब से दे, राइट। और जब ओपिनियन बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना। अब जब 700 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बहुत प्यार से, बहुत मस्त टेबल होता है इसका, ठीक है। तो एक ओपिनियन बनाने में मटेरियलिटी इज वेरी वेरी यूजफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एस 315। 315 क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। आओ, नाउ रिस्क असेसमेंट होता क्या? रिस्क असेसमेंट असेस करता है लेवल ऑफ रिस्क इन वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। रिस्क असेसमेंट फोकस ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस एंड स्पेसिफिक कंसर्न्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब भाई सब कुछ देखो, तुम बिजनेस प्रोसेसेस, वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस में रिस्क असेस करोगे, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट फोकस कहाँ करेगा भाई? देखो सीधी सी बात है ना, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस चल रहा है, राइट, वो कैसा है। दूसरा, रेगुलेशंस का एनवायरनमेंट कैसा, रेगुलेट गवर्नमेंट मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, राइट, तो वो सब चेक करना पड़ता है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। फिर उनके, अब जो तुमने ऊपर एनवायरनमेंट पढ़े उसमें चेंजेस और कुछ मैनेजमेंट के स्पेसिफिक कंसर्न्स, खत्म। अब ऑडिट रिस्क होता क्या है? देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं ऑडिट करने गया, उसका रिस्क क्या है? उसका रिस्क बहुत सिंपल सा है बॉस, कि भाई कि मैं जो है एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन न दे हूं। किस पे? जब किस पे? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट नहीं थी, उस पे मैं गलत ओपिनियन दिया, क्या फर्क पड़ गया? ठीक था ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ओपिनियन गलत था, कोई बात नहीं, दे विल रीचेक इट एंड हो जाएगा क्लोज। लेकिन मैं फंसूंगा नहीं उसमें, क्योंकि मैंने अपना कॉज लिया, मैंने प्रॉपर अपनी चीज करी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसेगी? प्रॉब्लम वहां फंसेगी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे मटेरियली मिसस्टेटेड है। दिक्कत वहां है, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे मटेरियली मिसस्टेटेड है और मैंने ओपिनियन दिया है कि भाई एवरीथिंग इज फाइन। दिक्कत वहां है ना। टू की एलिमेंट्स, दो की एलिमेंट होते हैं क्या?
कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर टू ऑडिट। मतलब भाई देखो सीधी सी बात है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है बेसिकली ये, कि यार ऑडिट से पहले थे उसमें रिस्क बहुत सारे, ठीक है। दूसरा कि ऑडिटर ने डिटेक्ट नहीं किया, दैट इज द डिटेक्शन रिस्क। ओके, अब ये चीज कुछ एक वर्ड बताऊंगा, इनहेरेंट के साथ हमेशा जोड़ना ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। नाउ susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material individually or when aggregated with other misstatement। क्या बोला मैं? एक मिसस्टेटमेंट है वो इंडिविजुअली मटेरियल है, लेकिन एक मिसस्टेटमेंट है जो वो इंडिविजुअली मटेरियल नहीं है, लेकिन जब मैं बहुत वो छोटे 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 पार्टों में उनको जब मैं कंसोल कर देता हूँ तब वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाती है। एज्यूमिंग दैट देयर आर नो रिलेटेड कंट्रोल्स, तो मैं दिमाग में क्या एज्यूम करना है कि भाई कोई कंट्रोल ही नहीं है। इट इज एड्रेस एट बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज वेल एज एट असर्शन लेवल, ठीक है। देन कम व्हाट कंट्रोल रिस्क। अब देखो सीधी सी बात है ना भाई, कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल, तुमने इंटरनल कंट्रोल लगाया लेकिन वो उसको टाइमली बेसिस पे प्रिवेंट या डिटेक्ट नहीं कर रहा। कुछ प्रिवेंटिव कंट्रोल होते हैं, कुछ डिटेक्टिव कंट्रोल होते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट करते हैं, मतलब रिस्क, मतलब कि कहते हैं मिस्ट, मतलब वो कोई भी गलती नहीं होने देते, ठीक है। डिटेक्टिव मतलब कि गलती होते ही पकड़ लेते हैं कि भाई हाँ मेकर चेकर था, इसने गलती कर दी, वहां चेकर ने पकड़ लिया, रिकंसिलेशन करा, ठीक है। सी मेकर चेक इज ऑल्सो प्रिवेंटिव, राइट। वो दैट इज वेरी टू वेरी, मैं तुम्हें बेसिक एग्जांपल दूं डिटेक्टिव कंट्रोल का, दैट इज द, ये कहते हैं तुम्हारा रिकंसिलिएशन। तुमने ट्रांजेक्शन कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है, वो उसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल था लेकिन फेल हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन डिटेक्टिव कंट्रोल है मेरे पास, बाद में मंथली रिव्यू होगा, वहां पकड़ा जाएगा, ठीक है। देन कम डिटेक्शन रिस्क, भाई सीधी बात है, ऑडिटर है, ऑडिटर के डिटेक्ट ही नहीं कर पाया स्टेटमेंट, काम खत्म, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिटिव क्या होगा ऑडिटर का? ऑडिट भाई क्या भाई, कि मेरे को ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल पे लेके आना। ऑब्वियसली मैं भी एलिमिनेट नहीं कर सकता भाई, मैं ऑडिट करने आया हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, ठीक है ना। मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना है। उसका ध्यान रखते मेरे को देखना है कि भाई उसको मैं इतना कम कर दूं कि एक्सेप्टेबल लो लेवल पे ले आऊं, कि अगर छोटी मोटी चीज रहेगी तो वो छोटी मोटी है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट कि तेरे डिसीजन को इम्पैक्ट करे, ठीक है। नाउ असेस द रोमम एंड लिमिट द डिटेक्शन रिस्क। तो ऑब्वियसली बात है, रोमम असेस करेगा और डिटेक्शन रिस्क कम करेगा। नाउ एसए 315 क्या कर रहा है? कैटेगराइज कर रहा है दिस टाइप ऑफ assertion used by auditor to consider different type of potential misstatement that may occur as follow। कौन कौन सी? देखो भाई, कुछ ये assertions किस पे लग रही है? ट्रांजेक्शन्स पे। ट्रांजेक्शन पे assertions कौन सी लगेंगी? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। भाई देखो सीधी सी बात है, पहले एक बेसिक बताता हूँ, बेसिक assertion होती क्या है। assertion basically are CVO, completeness, existence, accuracy, valuation, देन तुम्हारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ओके। लेकिन अब होता क्या है कि ये ना कंबाइन है, ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ स्पेसिफिक है, बैलेंस शीट्स के लिए बैलेंस जो बैलेंस शीट वाली आइटम है उनके लिए अलग है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की तो है ही है, मतलब कि जो सिर्फ डिस्क्लोज होती हैं, जैसे कि तुम्हें जो है कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर देना होता है, ठीक है। तो देखो भाई, अब मैं तो बताता हूँ एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है। अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। क्या मतलब है? अकरेंस का मतलब है कि भाई उसी पीरियड में अकर हुआ, कंप्लीटनेस सारी ट्रांजेक्शन कवर कर ली, एक्यूरेसी सही अमाउंट पे कवर करी, कट ऑफ मतलब बेसिकली वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शन दैट मतलब जो प्रॉपर अकाउंट में जानता, मतलब कि रिवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन था और रिवेन्यू नेचर की तरह ही रिकॉर्ड हुआ है, ना कि कैपिटल की तरह, ठीक है। देन assertion about account balances at the period end, क्या क्या होगा? existence, rights and obligation, completeness, valuation and allocation। existence से कहता है asset, liabilities and equity interest exist, मतलब कि बेसिकली क्या है कि भाई एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में पड़े हैं। राइट एंड ऑब्लिगेशन तेरा हक है और कोई उसका मालिक कोई और नहीं, तू ही मालिक है। कंप्लीटनेस सारे कवर कर दिए, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। ऑब्वियस सी बात है, इसके केस में एक्यूरेसी का वैल्यूएशन एलोकेशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स द एसेसमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूं मैं, अक्रेंस एंड राइट ऑफ एलोकेशन सिर्फ वही आना चाहिए जिसपे तेरा हक है और हुए हैं ट्रांजेक्शन। कंप्लीटनेस सारे आने चाहिए, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होना चाहिए। देन एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, एक्यूरेसी इज फॉर ट्रांजेक्शन केस, वैल्यूएशन इज फॉर बैलेंस शीट आइटम, ठीक है, डन। अब आता है मटेरियलिटी एंड रिस्क असेसमेंट। आओ नाउ स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। असेस करना है मुझे सिग्निफिकेंस ऑफ असेस्ड रिस्क,
impact of its occurrence and also revise the materiality accordingly for the specific account balance। क्या मतलब है इसका? देखो भाई, मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? ओके, तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले जो मैंने रिस्क असेस किया उसका सिग्निफिकेंस देखूंगा, कितना उसका सिग्निफिकेंस है, वो कितना इम्पैक्टफुल है, ठीक है? फिर उसके होने का, अगर वो है तो उसका कितना इम्पैक्ट है, ठीक है? और फिर मैं अपनी उस बेसिस पे, असेस रिस्क बेसिस पे अपनी मटेरियलिटी को मैं रिवाइज करूँ, क्योंकि मैं एक मटेरियलिटी प्लानिंग के टाइम पे करके बैठा हूँ इनिशियली, कि हाँ भाई इसमें मोटा मोटा मैंने ट्रायल बैलेंस देख लिया ऊपर ऊपर से, ठीक है? देन determine the likelihood for assessed risk to occur and its impact on auditing procedures। अब जो मैंने उन जो मैं अब एक बात समझो, मैं रिस्क के बेस पे चेंज कर रहा हूँ, तो रिस्क के बेस पे क्या होगा कि भाई मैं उस रिस्क, वो रिस्क होने के कितने चांस है, लाइक्लीहुड, राइट? लाइक्लीहुड फॉर द असेस्ड रिस्क, मतलब तुमने रिस्क असेस करा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका मेटेरियलिटी कर ली। अरे भाई जो तुमने रिस्क असेस करा है, वो रिस्क होने कितने चांस है, वो तो चेक करना पड़ेगा मेरे को। देन फिर डॉक्यूमेंट करूंगा कि मेरी कौन कौन सी एजर्शंस वो इफेक्ट कर रहा है जो ऊपर पढ़ के आए, ठीक है? फिर कंसीडर करना पड़ेगा इम्पैक्ट ऑफ रिस्क एंड इन ईच ऑफ एजर्शंस, मतलब कौन कौन सी एजर्शंस पे कितना कितना इम्पैक्ट करेगा ये। फिर आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस दैट वुड रिक्वायर सेपरेट अटेंशन एंड रिस्पांस बाय ऑडिटर। तो ओके, अब इसका क्या होगा, जब मैंने सब देख लिया भाई इसका इतना इम्पैक्ट है, एजर्शंस पे इतना इम्पैक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, मेरे को देखना पड़ेगा कि कितने सिग्निफिकेंट रिस्क है जिसपे मेरा स्पेशल अटेंशन चाहिए, सेपरेट अटेंशन देनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है? फिर एंश्योर एंड डॉक्यूमेंट दी मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, कि भाई मैनेजमेंट ने किस तरह से मेरे को रिस्पॉन्स दिया, ऑब्वियस सी बात है मैं उसको इंक्वायर करूंगा और डॉक्यूमेंट भी करना, ठीक है? देन कंसीडर करेंगे नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस एंड इट्स पॉसिबल इफेक्टिवनेस इन मिटिगेटिंग द रिस्क इन्वॉल्व्ड। फिर कंसीडर एनी यूनिक करेक्टरिस्टिक इन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई कोई एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है तो कंसीडर कर लो इन क्लास ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर, जो कि बेसिकली जो है दैट नीड टू बी एड्रेस इन डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ओके, अब भाई पॉसिबल पोटेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं, कि भाई देखो सीधी बात है, कंप्लीटनेस के ऊपर क्या हो जाएगी कि भाई ट्रांजेक्शन हमारी आइडेंटिफाई नहीं हुई, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसके बेस पे ट्रांजेक्शन करी वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो तूने कैप्चर ही नहीं करा, प्रिपेयर्ड है कैप्चर नहीं करा, राइट? जो रिजेक्ट कर रहे तुमने सोर्स डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहे। एग्जिस्टेंस में क्या होगा भाई, तुमने एग्जिस्ट ही नहीं करता, फेक ट्रांजेक्शन है, खत्म, डुप्लीकेट कर रखी है, ठीक है? कैप्चर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट डुप्लीकेटेड, इनवैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर ऑन सब्सिडियरी लेजेस। देन कम्स द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर्ड इनएक्यूरेटली। रिकॉर्डिंग को लेके क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यही हो सकती है कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो मैंने इनएक्यूरेटली कैप्चर कर लिया, इनएक्यूरेट, जब वहां वर्ड तुम्हारा इनएक्यूरेट आ गया, वहां तुम्हारा लग गया अमाउंट, कि अमाउंट का लोचा है भाई। फिर कम्स योर कट ऑफ प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन दैट अकर इन वन पीरियड आर रिकॉर्डेड इन अनदर पीरियड। ओके, अब आता है रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच, ठीक है? तो हाँ जी, अब अपना टॉपिक है रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच, ठीक है? तो भाई देखो, ऑडिट जो होना चाहिए वो रिस्क बेस्ड होना चाहिए, या फिर उन एरिया पे फोकस होना चाहिए जहाँ पे ग्रेटर रिस्क है, बेसिकली ज़्यादा रिस्क है, राइट? ताकि जो है, जो हम एंटिटी जो ऑडिट करना बेसिकली, और जो एंटिटीज का ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो जाए। नाउ रिस्क बेस्ड ऑडिट इज एन अप्रोच टू ऑडिट दैट एनालाइजेज ऑडिट रिस्क, sets materiality thresholds sets materiality threshold based on audit risk analysis and develop audit program that allocates a large portion of audit resources to higher risk areas। भाई देख सीधी सी बात है, हायर रिस्क एरिया है, वहां पे ज्यादा बंदे डालने ही डालने हैं, ठीक है? इसके बाद आता है क्या, ऑडिट रिस्क एनालिसिस। आओ, नाउ व्हाट इज द ऑडिट रिस्क एनालिसिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, नाउ व्हाट इज द ऑडिट रिस्क एनालिसिस? देखो भाई, ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ेगा एक एनालिसिस ऑफ ऑडिट रिस्क दैट इंपैक्ट एन ऑडिटी बिफोर अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है? और ये क्या सब्जेक्टिव प्रोसेस है, राइट? मतलब ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकता है, ठीक है? देन रिस्क बेस्ड ऑडिट प्रोसेस इज प्रेजेंटेड इन थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस। फर्स्ट वन इज रिस्क असेसमेंट, सेकंड वन इज रिस्क रिस्पॉन्स, एंड थर्ड वन इज रिपोर्टिंग। मतलब देख भाई, पहले तू रोमम करेगा, असेस करेगा रिस्क, ओके? फिर तू उसका रिस्पॉन्स करेगा, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट उसकी रिपोर्टिंग करेगा,
मतलब issuing an appropriate audit report based on audit findings. ठीक है. It is important at this stage to determine if there had been change in assessed level of risk. Oh, sorry here. Yes. It is important to determine whether there has been change in assessed level of risk, whether conclusion drawn from work performed are appropriate, and if any. ठीक है. Okay. And if any suspicious circumstances have been encountered, any additional risk should be appropriately assessed and FAB performed as required. Okay. मतलब क्या कह रहा है भाई, हमें जो है ये इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करना क्या कि भाई कोई चेंज तो नहीं है असेस लेवल ऑफ रिस्क में, क्या जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ करे वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या फिर कोई ऐसा सब्सिशियस सर्कमस्टांस आ गया तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, कोई एडिशनल रिस्क मेरे को अप्रोप्रिएटली असेस करना है तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. देन कम्स व्हाट, देन कम व्हेन ऑल प्रोसीजर्स हैव बीन परफॉर्म्ड, राइट, and conclusion reached. Audit findings should be reported to management and those charged with governance and along with audit opinion एक होना चाहिए तुम्हारे पास. ठीक है. और decision made on appropriate wording for auditors report. ठीक है. ये हो गया. अब देखो भाई, रिस्क असेसमेंट फेज ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स. रिस्क असेसमेंट में क्या क्या स्टेप आएंगे. देखो सबसे पहले तो भाई ऑब्वियस सी बात है यार भाई, क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस प्रोसीजर ऊपर पढ़ के आए तुम, ठीक है, वो करेंगे. फिर मैं ओवरऑल एंगेजमेंट को प्लान करूंगा, फिर मैं रैप परफॉर्म करूंगा ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ बिजनेस को और उसके इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को. फिर आइडेंटिफाई करेंगे रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर. मैं रिस्क के लिए अब मैं कंट्रोल्स भी वो करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा. देन मैं असेस करूँगा क्या, रोमम in the financial statements. Then identify करूँगा significant risks that require special audit consideration and those risks for which substantive procedure alone are not sufficient. ठीक है. तो मतलब स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देना है. सब्सटैंटिव जो इंडिविजुअल है वो उसके लिए मतलब वो उसको सफिशिएंट नहीं है बेसिकली. ठीक है. देन कम्युनिकेट करना है एनी मटेरियल वीकनेस इन द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ऑब्वियस सी बात है, देखो सिर्फ तुम्हें ये नहीं बताना कि भाई तुम्हारे यहाँ फ्रॉड है, ये नहीं हो सकता. मतलब तुम्हें जो है ये चीज़ बतानी पड़ेगी भाई इंटरनल कंट्रोल है जो है मेरा, उसमें जो है भाई वीकनेस है. मतलब कि कंट्रोल तुमने लगा रखा है नो डाउट, बट कंट्रोल में ही कमी है, कंट्रोल ही कंप्लीट नहीं है या कंट्रोल ही फुल प्रूफ नहीं है. ठीक है. मेक एन इन्फॉर्म्ड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट एजर्शन लेवल. अब देखो तुम बोलोगे कि भाई रोहन भाई मटेरियल वीकनेस मतलब इंटरनल कंट्रोल में मटेरियल वीकनेस है, क्या कहना चाहते हो आप. देखो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ चीज़. फॉर एग्जाम्पल एक तिजोरी वाला रूम है. ठीक है. ओके. अब उसके अंदर क्या है कि तिजोरी जो है, तिजोरी पे इन्होंने लॉक लगा रखा है. अब वो लॉक किससे खुलता है, एक्सेस कार्ड से खुलता है. तो एक बात बताओ भाई, एक्सेस कार्ड से अगर वो लॉक खुल रहा है तो वो कंट्रोल में अपने आप में दिक्कत होगी ना. तुमने कंट्रोल लगा रखा है नो डाउट, बट वो एक्सेस कार्ड तो गुम हो सकता है, किसी के हाथ लग सकता है, कोई तुमसे एक्सेस कार्ड ले सकता है, राइट. या तो पासकोड लगाओ या थंब वाला लगाओ. व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेस कार्ड. एक्सेस कार्ड तो कोई और तीसरा पर्सन उठा के ले गया, उसने लगाया ले जाएगा वो तो दिस काइंड ऑफ द वीकनेसेस. ओके. नाउ what are the some of the matters auditors should consider when planning the audit procedures include क्या कि भाई assertions that cannot be addressed by substantive procedures alone. ठीक है. This can occur where there is highly automated processing of transaction with little or no manual intervention. होता क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि जब बेसिकली फुल्ली ऑटोमेटेड एक प्रोसेस होता है तो भाई उसमें ना ऑडिट ट्रेल नहीं मिल पाती है, राइट. कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट. एट एवरी स्टेप हमें नहीं मिल पाता. ठीक है ना. Then existence of internal control that if tested could reduce the need scope for other substantive procedures. ठीक है. तो existence internal control देखना होता है कि then potential for substantive analytical procedure that would reduce the need scope for other type of procedures. ठीक है. Then the need to incorporate an element of unpredictability in procedures performed. राइट. कुछ एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी एलिमेंट उसको कवर करना पड़ेगा कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, जो प्रिडिक्ट करा उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, राइट. उसका एक एलिमेंट रखना होता है. देन द नीड टू परफॉर्म फैप टू एड्रेस द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स और अदर फ्रॉड सिनेरियोस. ठीक है. लास्ट नीड टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर टू एड्रेस सिग्निफिकेंट रिस्क दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड. बहुत इजी सिंपल. नाउ comes the reporting. What is the reporting? It is important to determine at this stage if there has been change in assessed level of risk, whether conclusion drawn from work performed are appropriate. If any suspicious circumstances encountered, any additional risk should be appropriately assessed. भाई बहुत सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है.
भाई हर स्टेप में डिटरमाइन करना है कि भाई जो तुमने असेस लेवल ऑफ रिस्क था वो तुमको चेंज आया, जो कंक्लूजन तुमने ड्रॉ करा वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर कुछ सस्पिशियस आया तो भाई एडिशनल चेक कर ले, कोई रिस्क को एडजस्ट करना है या नहीं करना। When conclusion reached, opinion should be formed in a report to management and those charged with governance. Okay. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये अपन करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को हम, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।